हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। सेकेंड ईयर के दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये है दोस्तों मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या इसी को हम लोग साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो इसमें कहा दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर में ये अकेला क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पूछने का ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन मतलब होता है दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन का मतलब होता है मंद। जी हाँ दोस्तों, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि मंदता या मंद, उसी को दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक मंदता या मंद बुद्धि कहते हैं। अब दोस्तों मंद बुद्धि को परिभाषित करें, इसका वर्गीकरण सूची बनाएं, साथ ही दोस्तों इसका रोकथाम और नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। तो दोस्तों आपसे देख सकते हैं यहाँ पे ये है दोस्तों, इसका लिस्ट बना हुआ है मानसिक मंदता का या मंद बुद्धि का, और यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। उसके बाद हम कारण, बचाव और नर्सिंग प्रबंध देखेंगे। और दोस्तों ये सारे चीज़ें लिखने के बाद आपको 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेंटल रिटार्डेशन का जो डिफिनीशन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मानसिक मंदता या मंदबुद्धि वही होता है। मानसिक मंदता वह अवस्था होता है जिसमें समान बुद्धिमत्ता औसत से कम एवं अनुकूलित व्यवहारों यथा सोचना, सीखना, सामाजिक, व्यावसायिक व सांस्कृतिक समायोजन इत्यादि में विकार या कमी हो। दोस्तों जो मानसिक मंदता है या जो दोस्तों मंद बुद्धि है, इसमें क्या होगा? तो दोस्तों यह एक ऐसी अवस्था है मानसिक मंदता जिसमें समान बुद्धि, जो नॉर्मल बुद्धि मतलब जो दोस्तों होना चाहिए वो औसत से कम हो जाता है। मतलब एक एवरेज जो दोस्तों बुद्धि होना चाहिए, आईक्यू होना चाहिए, वो दोस्तों क्या होता है, कम हो जाता है औसत से। और जब कम होता है तो दोस्तों जो अनुकूल बिहेवियर होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए, लर्निंग मतलब सीखने का, सामाजिक, व्यवहारिक कौशल, उसके बाद व्यावसायिक और सांस्कृतिक, ये सब जो चीज़ें हैं इस समय जो समायोजन बनाया जाता है मैं एक नॉर्मल बुद्धि के द्वारा, इसमें ही कमी आ जाता है और इसी को मंद बुद्धि कहते हैं। समान बुद्धिमत्ता आईक्यू 70 से कम होने पर व्यक्ति को मंद बुद्धि मेंटल रिटार्डेड की श्रेणी में रखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि किस प्रकार के व्यक्ति को जो है वो मानसिक मंदता के श्रेणी में रखते हैं। तो जो जब आईक्यू लेवल जो 70 से कम होता है वैसे व्यक्ति को जो है मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन को समझ चुके हैं आसानी से क्या होता है। तो यह एक मानसिक का ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे जो एक समान बुद्धि से भी कम जो है चीज़ें क्या होता है, समान जो बुद्धि है उससे कम जो है आईक्यू लेवल हो जाता है। और इसमें जो व्यवहार है, अनुकूल जो व्यवहार होना चाहिए उसमें परिवर्तन, सीखने में परिवर्तन, सोचने में परिवर्तन और सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक, ये सभी चीज़ में परिवर्तन होने के साथ साथ समायोजन बैठाने में क्या होता है, कमी आता है या विकार उत्पन्न होता है। जो वही चीज़ें होता है एक मानसिक रिटार्डेशन होता है। और ये जो आईक्यू लेवल है 70 से कम होता है वैसे व्यक्ति को मानसिक मंदता यानी मंद बुद्धि के अंतर्गत श्रेणी में रखा जाता है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसको हमको दोस्तों सूची देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोस्तों सूची है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट ईयर में दोस्तों, इसको बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस क्वाइटेंट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट कहते हैं। तो दोस्तों आईक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू लेवल, तो यही है आईक्यू लेवल इधर दिया गया है बुद्धि लब्धि, और इधर श्रेणी दिया गया है कि किस आईक्यू लेवल के व्यक्ति को जो बुद्धि होगा किस प्रकार के होगा। तो इसको याद रखिएगा, इस चार्ट को बहुत ही शानदार है। इसको नॉर्मल भी याद रखिएगा तो ज्ञान का चीज़ है, और साथ ही ये फर्स्ट ईयर वाले के लिए उपयोगी भी है। बुद्धि लब्धि इसको याद करना ईजी है, और सेकेंड ईयर वाले में तो ये टोटल लिखना पड़ेगा अगर मानसिक मंदता के बारे में पूछेगा तो। मानसिक मंदता में ही दोस्तों ये सूची बनाना पड़ता है बुद्धि लब्धि का, आईक्यू का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक बगल आप लिखिएगा इस साइड में बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लिखिएगा, इधर लिखिएगा श्रेणी मतलब कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति होगा किस प्रकार के आईक्यू में। तो सबसे जो दोस्तों ज़्यादा होता है वो होता है 140 या इससे अधिक। जब दोस्तों आईक्यू लेवल 140 या इससे अधिक होगा तो जो व्यक्ति होगा किस श्रेणी का होगा, प्रतिभाशाली श्रेणी का होगा। तो ये चीज़ें का ध्यान में रखिए। अब सबसे अधिक देख लिए तो सबसे कम वाला देखते हैं। 20 या इससे कम होगा तो व्यक्ति क्या होगा, जड़ बुद्धि मतलब इडियट होगा। नहीं दोस्तों, लोग को कहते हैं कि इडियट हो, इडियट मतलब क्या कहा जाता है, एक तरीका से वो गाली लगता है, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो इडियट यानी जड़ बुद्धि होता है। और ये आईक्यू लेवल सबसे कम होता है वैसे व्यक्ति को इडियट कहा जाता है।
ए हो गया। तो सबसे कम वाला में इडियट होगा और सबसे अत्यधिक मतलब 140 से या इससे अधिक होगा आईक्यू लेवल, तो व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा। प्रतिभाशाली के बाद आता है 120 से 139 तक। देखिए एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 140 या इससे अधिक मतलब 140 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है तो ये प्रतिभाशाली है या इससे अधिक वाला। लेकिन अब 120 से लेके कितना है दोस्तों, 120 से लेके 139 तक ही है। 139 तक ही क्यों है, क्योंकि यहाँ से 140 से प्रतिभाशाली हो चुका है तो 39 तक ही बात होगा। तो 120 से लेके 139 तक जो है अति श्रेष्ठ होगा, मतलब व्यक्ति क्या है, प्रतिभाशाली से थोड़ा कम होगा लेकिन अति श्रेष्ठ होगा 120 से 139। अब 110 से 119 की बात करेंगे दोस्तों। 20-20 यहाँ पे लेके हम लोग चल रहे हैं, 20-20 जो है अल्टरनेट लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों 110 से लेकर 119 तक जो होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग 20 से बात कर चुके हैं अति श्रेष्ठ वाले के लिए, तो ये 120 अति श्रेष्ठ हो जाएगा। तो उससे कम कौन होगा, 119, मतलब 110 से 119 जो होगा दोस्तों वो होगा श्रेष्ठ बुद्धि। और श्रेष्ठ बुद्धि के बाद क्या है, अति श्रेष्ठ है और यहाँ पे श्रेष्ठ है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि श्रेष्ठ के बाद अति श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ के बाद प्रतिभाशाली, ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो 110 से 119 तक होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 90 से 109 तक होगा दोस्तों ये श्रेष्ठ बुद्धि होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि जो समान बुद्धि के लोग होते हैं उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, तो 90 से 109 होता है, क्योंकि 110 वाला जो है श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, एक कम है सब में। देखिए यहाँ 109 है, यहाँ 119 है, यहाँ 139 है। तो इसलिए दोस्तों जो है एक एक कम करिएगा, 9 पे रोक दीजिएगा, किसी भी चीज़ के 9 पे आप जाके रोक दीजिएगा। 9 मतलब कहा जाए तो यहाँ पे 89, यहाँ पे 109, यहाँ पे 119, यहाँ पे 139 है। तो यही चीज़ें हैं, याद करने का एक टेक्निक है। ऐसे आप इसको पूरा चार्ट अगर याद कर लेते हैं तो और बढ़िया बात है। तो वही चीज़ें है, 90 से 109 होगा तो समझिएगा समान व्यक्ति समान बुद्धि वाला है। 80 से 89 तक होगा तो मंद बुद्धि होता है दोस्तों। ये जो 80 से 89 वाला होता है ये मंद बुद्धि होता है। और 70 से 79 होता है तो सीमांत क्षीण बुद्धि होता है। मतलब दोस्तों नहीं कहा जाता है कि क्षीण हो गया, इसका बुद्धि जो है क्षीण हो गया है, तो वही 80 से 79 वाला जो है सीमांत क्षीण बुद्धि है। 70 से कम वाला निश्चित क्षीण बुद्धि है। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे तो हम मेंटल रिटार्डेशन 80 से 89 तक को ही बोलने लगते हैं और 90 से कम वाले को ही मंद बुद्धि बोलने लगते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा जो नीचे आएगा तो और ज़्यादा मंद बुद्धि होगा, वो 70 से कम वाला को निश्चित क्षीण बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 50 से 69 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि मतलब आधा बुद्धि। 20 से 49 वाले को कहते हैं मूर्ख बुद्धि, मतलब वो व्यक्ति मूर्खपाना बातें बोलेगा, उसका आईक्यू लेवल 20 से 49 होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद है 20 या इससे कम होगा तो समझिए जड़ बुद्धि यानी इडियट। तो दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 80 से 89 वाला व्यक्ति जो है किस प्रकार का होता है, 80 से 89 आईक्यू वाला व्यक्ति। तो 80 से 89 वाला क्या है, मंद बुद्धि है। देखिए 70 से 79 वाला क्या है, सीमांत क्षीण बुद्धि, मतलब जो क्षीण बुद्धि है उसके आसपास 70 से 79 वाला होता है। और जो 70 से कम होता है उसका बुद्धि बिल्कुल निश्चित ही क्षीण होता है। क्षीण मतलब दोस्तों इधर उधर जो क्षीण होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। 20 से अगर 50 से नीचे मतलब 49 तक, अगर 20 से 49 तक दिखेगा तो समझ जाइएगा कि मूर्ख बुद्धि है। और 50 से लेके 69 मतलब 70 से कम होगा तो समझ लीजिएगा कि ये अल्प बुद्धि है। और 70 से कम होगा, सीधा 70 से कम होगा तो वो सारे व्यक्ति जो है निश्चित क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और 70 से 79 वाले सीमांत क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ईजी है, उतना हार्ड है भी नहीं। बस ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे एंड किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 90 से 109 वाला नॉर्मल होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे अत्यधिक 140 से ऊपर जो होता है या 40 वाला 140 वाला प्रतिभाशाली। और 20 या इससे कम वाला जड़ बुद्धि मतलब इडियट होता है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसके कारण जानते हैं। मेंटल रिटार्डेशन के कारण को हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या क्या कारण हो सकता है मंद बुद्धि होने का। पहला कारण है अज्ञात मतलब इडियोपैथिक। दोस्तों मंद बुद्धि होने का
जो पहला कारण है वो है अज्ञात, मतलब इडियोपैथिक। अब अज्ञात में दोस्तों अब किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, उससे ज़्यादा जो है बोलचाल, ज़्यादा चीज़ों हम नहीं करेंगे या ज़्यादा बोलचाल उससे पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी को हम लोग नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए अज्ञात है, तो उस अवस्था में भी जो है ये मंदबुद्धि होता है। अज्ञात मतलब हम किसी को नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके पास 1 महीना रहने को मिला और धीरे धीरे हम उसको नहीं जान रहे हैं, तो उस अवस्था में भी मंदबुद्धि छा जाएगा। उसके बाद दूसरा है आनुवांशिक व गुणसूत्र संबंधी। दोस्तों जेनेटिक कारण भी या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कारण हो सकता है मंदबुद्धि का। उसके बाद है जन्म पूर्व कारक, जैसे रूबेला संक्रमण, सिफिलिस, विषाक्तता, माँ की व्यसन लिप्तता आदि। मतलब जन्म पूर्व कारक मतलब पेरेंटल कॉज। जन्म पूर्व कारक के मतलब हो सकता है, जन्म पूर्व कारक मतलब जन्म से पहले ही कारक हो जाएगा। जैसे अगर कोई माँ है जो कि अल्कोहल ले रही है, मतलब मदिरा ले रही है, वही होता है कि माँ की व्यसन लिप्तता, मतलब माँ जो है अल्कोहल का सेवन कर रही है, तो ऐसे बच्चे में मंदबुद्धि होगा। रूबेला संक्रमण अगर किसी माँ को हुआ है उस अवस्था में भी होगा। सिफिलिस अगर हुआ है तो वो भी हो सकता है। उसके बाद है विषाक्तता, मतलब पॉइजनिंग अगर ग्रहण की है कभी, तो उससे कंडीशन से भी जो है माँ का जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ेगा और जन्म से पूर्व ही हो सकता है मंदबुद्धि उसका हो जाए। तो ये सब कारण है, इसलिए बोला जाता है कि माँ जैसा सोचेगी, जैसा करेगी, बच्चा वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सही में दोस्तों ज़रूरी है कि माँ को पॉजिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है पेरीनेटल कारक, जैसे जन्म के समय चोट, मस्तिष्क को ऑक्सीजन न्यूनता, मस्तिष्क में रक्तस्राव, समय पूर्व जन्म। मतलब सीधा सीधा समझिए यहाँ पे पेरीनेटल कारक जैसे होगा कि जो पेरीनेटल जो कारक होगा उसमें होगा कि जन्म के समय बच्चा अगर सही से नहीं निकाला गया है तो हो सकता है अगर उससे चोट लग जाए मस्तिष्क में जो है उसका ऑक्सीजन का प्रभाव सही से नहीं हुआ हो जन्म के समय, या हो सकता है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ हो, या हो सकता है कि जन्म जो समय है जन्म का वो समय से पहले बच्चा हो गया हो। तो ये सब जो पेरेंटल कारक हो सकता है, पेरीनेटल कारक, ये सब होता है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है पोस्ट नेटल कारक। अब दोस्तों जो पेरीनेटल कारक है उसके बाद आता है पोस्ट नेटल कारक। पोस्ट नेटल कारक में क्या होता है, तो संक्रमण, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, चोट आदि। तो दोस्तों ये सब एक जो पोस्ट नेटल कारक है ये सब मस्तिष्क का है, जैसे संक्रमण होना, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, चोट, ये सब जो है पोस्ट नेटल कारक है। जबकि पेरीनेटल कारक क्या था, तो जन्म के समय चोट, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, न्यूनता, मस्तिष्क में रक्तस्राव, समय से पूर्व जन्म, ये सब पेरीनेटल कारक है। और पोस्ट नेटल कारक है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद हो सकता है मिर्गी। दोस्तों मिर्गी आने से भी लोग का जो है मंदबुद्धि छाता है। उसके बाद है एबीओ या आरएच असंगतता। दोस्तों जो एबीओ होता है या जो आरएच फैक्टर होता है उसमें असंगतता भी इसका कारण हो सकता है। तो ये चीज़ को याद में रखिएगा। नेक्स्ट है जन्मकालीन श्वास रोध। जन्म के समय जो है श्वास लेने में अवरोध होता हो, प्रॉब्लम होता हो, तो ये भी कारण जो है बनेगा क्या चीज़ का, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मंदबुद्धि का। तो ये चीज़ को आपको समझना है। क्या क्या चीज़ समझना है, सबसे पहला आपको देखना है कि जो यहाँ पे है मतलब जो मेंटल रिटार्डेशन है इसका जो कारण होगा यहाँ पे अज्ञात कारण होगा, मतलब किसी को नहीं जान रहे लेकिन उसके साथ बहुत दिनों तक रहने को मिल रहा है, तो उस अवस्था में भी मंदबुद्धि छा सकता है। उसके बाद है अनुवांशिक कारक हो सकता है, गुणसूत्र में प्रॉब्लम, जन्म पूर्व कारक हो सकता है। जन्म पूर्व कारक में क्या हो सकता है कि आप माँ के ही गर्भ में बच्चा है और माँ कुछ ऐसे हरकत कर रही है जो बच्चे पर बुरा प्रभाव डालेगा, जिससे उसका जो दिमाग है वो मंदबुद्धि का हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल जो है माँ से डिफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है पेरीनेटल कारक। पेरीनेटल कारक में होगा कि जन्म के समय बच्चे के सर में चोट लग गया हो, मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा हो, मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ हो, या समय से पूर्व जन्म हो गया हो, तो ये सब पेरीनेटल कारक है। जबकि पोस्ट नेटल कारक में है कि मेनिंजाइटिस है, एन्सेफेलाइटिस है, कोई ऐसा संक्रमण है, ये सब है, चोट लग गया है, तो ये सब पोस्ट नेटल कारक है। उसके बाद आता है मिर्गी। मिर्गी से भी दोस्तों जो है आपका जो दिमाग में क्या पड़ता है, तो मिर्गी आने से भी जो है वो मन है जो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मतलब जो बुद्धि कम है वो मिर्गी से भी होता है। उसके बाद एबीओ और आरएच जो फैक्टर होता है उसमें असंगतता भी मेंटल रिटार्डेशन मंदबुद्धि का कारण हो सकता है। उसके बाद है जन्मकालीन श्वास रोध, मतलब जन्म के समय श्वास में अवरोध भी इसका कारण हो सकता है। तो दोस्तों हम दो बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ ले, वरना हमें कोई शौक नहीं है दोस्तों कि 2 बार हम रिपीट करें और वीडियो को बड़ा करें। तो ये चीज़ें हैं।
और दोस्तों इसीलिए हम ला रहे हैं, एक वीडियो छोटा हो ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम जो है एक ही क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बाद बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो से हमारे कट चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए कट चुके हैं ताकि मैं दोस्तों सभी जो सब्जेक्ट था उसका PDF नोट्स मैं दे चुका हूँ, इसलिए बहुत सारे भाई मेरे जो है वो कट चुके हैं, चैनल से नहीं आते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें कोई फ़र्क नहीं है, मैं अपना मेहनत काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आप आते हैं फिर भी स्वागत है, नहीं आते हैं फिर भी दोस्तों स्वागत है। उसके लिए हम चिंता नहीं करते हैं कि आप नहीं आ रहे हैं। बाद बाकी आप लोग देखते ही होंगे कि क्या रिस्पॉन्स है पहले की तुलना में और अब की तुलना में। मैं आपके लिए भलाई करता हूँ, और बाद बाकी आप जो कीजिए दोस्तों उसके लिए हम तैयार रहते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों उपचार, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट जो मेंटल रिटार्डेशन है, मंदबुद्धि, उसमें दोस्तों जो है उसका उपचार क्या क्या है। मैं एक बात साथियों सीधा बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लीजिए नोट्स से, आप चीज़ों को भूलेंगे, बार बार भूलेंगे। लेकिन ये 20 मिनट का वीडियो, अगर 22 मिनट का वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको नहीं कम से कम 100%, 50% बातें क्वेश्चन का जरूर दिमाग में बैठ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हम चीज़ों को जो आपको बताएंगे और जो दिमाग में जाएगा वो आप खुद पढ़ के दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम अभी तक बहुत सारा सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं, समझा चुके हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बने हुए हैं, बहुत सारे लोग आए भी थे, लेकिन जब मैं PDF दे दिया हूँ सभी सब्जेक्ट का तो वो चले गए हैं, उनका काम निकल गया। कोई बात नहीं है, चलिए हम शुरू करते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनको स्वागत है बहुत हृदय से। चलिए देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है मंदबुद्धि का। तो इसका कोई औषधि उपचार नहीं है दोस्तों। जो मेंटल रिटार्डेशन है मंदबुद्धि, इसका कोई जो है मेडिकल उपचार नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस को बढ़ा सके। दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि अगर IQ लेवल बढ़ाने के लिए आप दवा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को हानि पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि IQ लेवल बढ़ाने के लिए या इसका उपचार करने के लिए कोई ऐसा जो है दवाई नहीं है। उसके बाद है कि व्यक्ति को मानसिक अयोग्यता एवं रुचि अनुसार उसे आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करना व उसका पुनर्वास ही सर्वोत्तम उपाय है। अब देखिए किसी व्यक्ति के अंदर मंदबुद्धि आ जाता है, अगर वो मंदबुद्धि से ग्रसित हो चुका है तो उसका जो सबसे बढ़िया जो उसका इलाज और उपचार है वो है कि उसके मन के अनुसार, रुचि के अनुसार उसका जो है काम किया जाए, उसके आजीविका के लिए, मतलब उसे खर्चे पानी के लिए, और उसके पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, मतलब उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाए। इससे हो सकता है कि उससे उस वातावरण का प्रभाव पड़े और वो ठीक हो जाए। तो ये दोस्तों जो है चीज़ें हैं, जैसे देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को जब ब्रेन में प्रॉब्लम होता है तो उससे काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग क्यों किया जाता है? ताकि उसको जो मन है, मन में जो भ्रामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको काउंसलिंग के माध्यम से प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके ठीक किया जा सके। तो इसलिए काउंसलिंग किया जाता है। उसी प्रकार से मोटिवेशन क्यों किया जाता है? मोटिवेशन इसलिए किया जाता है जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है अपने जीवन में किसी काम से, तो उसे मोटिवेट की ज़रूरत होती है। तो उसे मोटिवेशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। या डॉक्टर के पास जाइएगा तो काउंसलिंग करके मोटिवेट करने का कोशिश करेगा ताकि आप उनके चीज़ को समझ के और ठीक होने का प्रयास होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही कहता है कि IQ लेवल बढ़ाने के लिए कोई ऐसा दवाई नहीं है। इसका एक मूल दवाई यही है कि व्यक्ति को मानसिक योग्यता के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार, मन के अनुसार उसके आजीविका मूलक चिकित्सा, मतलब उसे जो जीविका चाहिए अपने जीवन चलाने के लिए, उससे संबंधित उसके जो चीज़ें को क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। साथ ही उसके पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन की सर्वोत्तम उपाय करना चाहिए। यही उसका उपाय है, कोई दवाई है नहीं IQ लेवल के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसके रोकथाम पर चलते हैं, प्रिवेंशन पर चलते हैं, मतलब बचाव पर चलते हैं। तो अगर मेंटल रिटार्डेशन होता है तो व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए या कैसे इसे रोकथाम करेंगे? पहला है विकार जन कारक नशा, दवाएं तथा विकिरणों से गर्भवती माँ को सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहला जो रोकथाम है, उपाय है, वो ये करना चाहिए कि जो भी समस्या वाला कारक है जिससे मंदबुद्धि हो सकता है, वैसे चीज़ों को जो है पेशेंट है या जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसको दूर रखें। क्योंकि अगर दूर नहीं रखेंगे तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका जो बच्चा है, बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। तो वही हम लोग देखें ऊपर में कि माताएं व्यसन मतलब क्या होता है? एडिक्शन, लत।
तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि विवाह पूर्व रक्त परीक्षण द्वारा असमान का पता लगाना। अब साथियों हम जानते हैं कि विवाह के बाद जो है 1-2 साल या 3 साल जितने दिन में हो बच्चे होते हैं। अब हो सकता है अगर आप पता नहीं लगाते हैं विवाह से पहले अपने रक्त परीक्षण करके, तो अगर मान के आप में प्रॉब्लम है तो ही प्रॉब्लम आपके बच्चे में भी हो जाए, जिससे आपके बच्चे के माइंड पर इफेक्ट पड़े। तो इसलिए विवाह से जो है पूर्व रक्त परीक्षण करा लेना चाहिए। ये चीज़ें हैं। और जिससे रक्त परीक्षण करा लेने से होगा क्या कि मानसिक जो असमानता है उसको पता लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि उपयुक्त प्रसव पूर्व देखभाल करना चाहिए। अब जो प्रसव होता है मतलब जो डिलीवरी होता है उस समय बच्चे को अच्छे से देखभाल करना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं देखभाल अच्छे से किया जाए तो हो सकता है, क्योंकि माता जो होती है वो तो दोस्तों पेन से बेचैन रहती है, तो हो सकता है बच्चे को अच्छे से ना केयर कर पाए। तो उसको केयर करने के लिए होना चाहिए वहाँ पे आदमी को, और बच्चे को संभाल सके अच्छे से। वरना अगर सही से नहीं संभाल सके तो बच्चा का अगर चोट लग जाएगा किसी अंग में तो हो सकता है उस चोट लगने से भी उसके ब्रेन पर इफेक्ट पड़े और वो मंदबुद्धि का हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है माता पिता में जेनेटिक विकार होने पर संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर माता या पिता किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर शादी हो गया है तो ये चाहिए कि अगर ये जेनेटिक चल रहा है तो संतानोत्पत्ति मतलब बच्चे पैदा ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर मान गए आप बच्चे पैदा किए और बच्चे वो दिमाग से अपंगता है तो पैदा करने के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कहा गया है कि वैसे बच्चा पैदा ही ना करे अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो। ये हो गया। पाँचवा है प्रस्तुति अस्पताल में ही होनी चाहिए। अब साथियों जो प्रस्तुति जो डिलीवरी होता है ये अस्पताल में ही होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में वहाँ पे सिस्टर वगैरह जो नर्स होती है वहाँ पे होती है देख रेख के लिए, तो उनको देख रेख में अच्छे से बच्चा को केयर होगा, जिससे बच्चा पे कोई ऐसा बाहरी प्रेशर ना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। छठा है रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे आजकल देखा जाता है कि लिंग अनुपात दोस्तों इतना कम हो गया है कि अब ज़्यादातर विवाह जो है रिलेशन में ही दोस्तों दूर के रिलेशन में ही किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर रिलेशन में करते हैं तो उसका प्रभाव भी दोस्तों पड़ सकता है, तो इसलिए कहता है कि रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन का कारण हो सकता है। सातवां है 35 वर्ष की कम आयु के पश्चात महिलाओं को गर्भधारण से बचना चाहिए। दोस्तों ऐसे आप लोग देखते होइएगा 35 वर्ष तो बहुत हो गया, यहाँ 35 वर्ष तो बहुत हो गया। यहाँ पे स्पष्ट 7वां पॉइंट लिखा है कि जो 35 वर्ष की उम्र के पश्चात, देखिए 35 वर्ष की उम्र के पश्चात महिलाओं को गर्भधारण से बचना चाहिए। मतलब जो 35 वर्ष की महिलाएं हो गई है उसके बाद चाहिए कि महिलाओं को जो है गर्भधारण मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो उम्र ढल गया है और पूर्णतः पोषण नहीं मिल पाएगा एज ज़्यादा होने के कारण, तो इसलिए 35 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को ही गर्भधारण करना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक नहीं करना चाहिए। एक कहा गया है, एक बचाव है, ऐसा नहीं है 40-40 वर्ष तक गर्भधारण करता है लेडीज सब करती है। तो यही चीज़ें हैं। 8वां पॉइंट है यदि एक बच्चा मंदबुद्धि हो तो अगले गर्भधारण से पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श ले। दोस्तों अगर मानिए बच्चा अगर जन्म लिया और वो बच्चा मंदबुद्धि का है, मेंटल रिटार्डेशन का है, तो आप ये श्योर हो लीजिए कि वो किस कारण से मंदबुद्धि का हुआ है, और आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, फिर अगले बच्चे का तैयारी करें। वरना आप पहला अगर मंदबुद्धि हो गया है, दूसरा के लिए बिना किसी तैयारी के आप कर देंगे बच्चे, तो हो सकता है वो भी मंदबुद्धि हो जाए, उस पर भी प्रभाव पड़े, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है 2-2 बच्चे को मंदबुद्धि को संभालना। तो इसलिए यहाँ पे 8वां पॉइंट कहा गया है। 9वां पॉइंट है कि जो है प्रसव के दौरान पूर्ण सुविधा होनी चाहिए ताकि जन्म के समय चोट व अश्वसन के कारण होने वाले मंदबुद्धिता को रोका जा सके। अब हम लोग कारण में देखे थे कि जो मंदबुद्धि है चोट के कारण, या जो अश्वसन है श्वासरोध है उसके कारण भी होता है मंदबुद्धि। तो दोस्तों जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पूर्ण सुविधा होना चाहिए, जिससे बच्चे को अगर ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन दिया जा सके, और अगर चोट लगा है तो उसे चोट से बचाया जा सके या चोट न लगने दे, ताकि बच्चे को इन सब से जो मंदबुद्धि हो वो ना हो। तो ये चीज़ें हो गया। 10वां है बच्चे को पूर्ण अपनत्व, प्रेम, श्रेष्ठ पोषण, उचित टीकाकरण एवं संवेदी उद्दीपन प्रदान करें।
अब दोस्तों देखते हुइएगा कि जो बच्चा होता है, अगर बच्चे को पूर्ण दोस्तों प्रेम लाड़ प्यार दिया जाए, पोषण दिया जाए, अच्छा टीका दिया जाए तो बच्चा अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे पोषण, अच्छे खान पियन स्वस्थ बुद्धि को प्रदान करता है, तो इसीलिए ये सब किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 पॉइंट जो कि देखे हैं बचाव का या रोकथाम का, मेंटल रिटार्डेशन का। अब बिना किसी इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको अच्छे से देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नर्सिंग प्रबंध पे। नर्सिंग प्रबंध क्या होता है कि इसमें नर्सिंग किस प्रकार से प्रबंध करेगी मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे को या पेशेंट को। तो जो नर्सिंग प्रबंध होगा मेंटल रिटार्डेशन में कुछ इस प्रकार से होगा। पहला पॉइंट है मंदबुद्धि बालक की देखभाल के लिए माता पिता को उचित शिक्षा प्रदान करें। अब नर्स को चाहिए कि जो मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं उसको देख रेख के लिए नर्स तो हमेशा उसके साथ रहेगी नहीं, तो उसके माता पिता को ही बता दिया जाए कि कैसे रखना है, मतलब उसके बारे में शिक्षा दिया जाए। ये हो गया। दूसरा है महिला रोगी के लिए रजोधर्म के समय विशेष देखभाल प्रदान करें। अगर कोई महिला मंदबुद्धि से ग्रसित है तो चाहिए कि जो रजोधर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, उसके समय जो है विशेष देखभाल प्रदान करना चाहिए। ये हो गया। तीसरा है मंदबुद्धि के पास किसी तरह के तेज धार वाले उपकरण जैसे चाकू, ब्लेड, औजार आदि न छोड़े। फ्रेंड, अगर किसी को मंदबुद्धि है तो मंदबुद्धि वाले पेशेंट के आसपास में कोई भी तेज धार वाले या नुकसान पहुंचाने वाले औजार को तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि आसपास मंदबुद्धि वाले पेशेंट के आसपास जो है तेज धार वाले कोई भी सामान ना रखे जिससे वो हानि पहुँचा सके खुद को। ये हो गया। अब चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे रोगी को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रदान करें। अब मंदबुद्धि वाले पेशेंट को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए। पांचवा है रोगी को डांटे नहीं व उसके प्रश्नों व समस्याओं को धैर्यपूर्वक समाधान करें। अगर जो दोस्तों व्यक्ति मंदबुद्धि का है और दोस्तों उसको अगर आप डांटते हैं तो हो सकता है उसको हर्ट करे और हर्ट करने पर हो सकता है वो गलत कदम उठाए। इसलिए जो मंदबुद्धि के है उसको डांटे नहीं और उसका जो भी प्रश्न है, उसको समस्या है, उसको धैर्यपूर्वक समाधान करने का प्रयास करें। ये है। छठा है कि रोगी को उसके दैनिक कार्यों के बारे में समझाए व कार्यों करने में सहायता प्रदान करे। अब एक नर्स को चाहिए कि जो मंदबुद्धि वाले रोगी है उसका जो भी दैनिक कार्य है उसको उसके करने के लिए उससे समझाए और उससे सहायता भी करे कार्य करने में। सातवां पॉइंट है कि रोगी को पुनर्वास के लिए अस्पताल में नियमित जाँच कराते रहें व उपचार लेते रहें। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ है नर्स को ये समझाना चाहिए रोगी के रिलेटिव को कि जो रोगी का पुनर्वास के लिए जो है यानी रिहैबिलिटेशन के लिए अस्पताल में नियमित जांच कराते रहना चाहिए और उससे उपचार लेते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो कि नर्स अपने तरीक़ा से प्रबंध कर सकती है मेंटल रिटार्डेशन वाले मरीज के लिए। तो दोस्तों अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर कोई नहीं रोकेगा अगर पूछेगा तो दोस्तों इस सारे क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत भाई मेरे जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त, थैंक यू। जो लोग दोस्तों दूर चले गए हैं उनको भी इन्वाइट है कि आप आइए और अभी से PDF भी पढ़िए और 30 मिनट का या 25 मिनट का जो वीडियो है उसको भी आप देखने का प्रयास करिए ताकि दोनों जगह से आपको चीज़ें रिपीट होते रहे, रिवीजन होते रहे और दिमाग में आपको सेट होते रहे। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।